क्या आपने कभी सोचा है कि अगला बिल गेट्स क्या कंप्यूटर बनाएगा या अगला मार्क जुकरबर्ग कौन सी सोशल साइट लाएगा? सच यह है, अगला बिल गेट्स कभी माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाएगा और अगला जुकरबर्ग कभी फेसबुक नहीं बनाएगा, क्योंकि वो सब पहले ही बन चुका है। अब वक्त है कुछ ऐसा करने का जो पहले कभी नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक से बात, जहां किताबों की दुनिया से मिलती है आपको जिंदगी की असली सीख। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, बल्कि एक नई सोच की क्रांति है। जीरो टू वन पीटर थिल की लिखी हुई एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि आप कैसे भीड़ से अलग सोच सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं और एक सच्चा क्रिएटर बन सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा असली इनोवेशन क्या होता है, क्यों कंपटीशन आपको मार डालता है और कैसे सिर्फ एक यूनिक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात, आखिरी हिस्सा सबसे पावरफुल है, इसलिए अंत तक जरूर सुनिए। भाग एक, प्रगति का असली मतलब क्या है। दुनिया में जितनी तरक्की हुई है वो दो तरह से होती है। बेस्ट एक या क्षैतिज प्रगति, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, यानी ऐसी प्रगति जिसमें हम किसी मौजूदा चीज को कॉपी करते हैं, उसका विस्तार करते हैं और उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, टाइपराइटर का चीन में प्रोडक्शन करना, अमेरिका में बने फोन को भारत में बेचना, या किसी और के ऐप को थोड़ा बदलकर प्ले स्टोर पर डाल देना। ये एक से एन तक जाने वाली प्रगति है, यानी एक चीज को बहुत सारे वेरिएशन में फैलाना। पीटर थियल कहते हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस की ही बात कर रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर हर देश वही बना रहा है जो पहले से बना हुआ है, तो क्या वो असली प्रगति है? दो से ऊर्ध्वगामी प्रगति, वर्टिकल प्रोग्रेस, ये असली इनोवेशन है, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी नहीं था। जब आप जीरो से शुरुआत करते हो और एकदम नई चीज दुनिया के सामने लाते हो, तो ये होती है जीरो टू वन की छलांग। उदाहरण, पहला आईफोन, लोगों की सोच से भी आगे की चीज। गूगल सर्च इंजन, जब किसी को भी नहीं पता था कि इतने बड़े डाटा को कैसे सर्च किया जाए। स्पेसएक्स या टेस्ला, जहां एलॉन मस्क ने पूरे इंडस्ट्री की सोच ही बदल दी। ये सब कुछ वन से टू नहीं था, ये था जीरो से वन। पीटर थियल कहते हैं, मेकिंग मोर ऑफ समथिंग फेमिलियर इज इजी, मेकिंग समथिंग न्यू इज हार्ड, बट दैट्स वेयर ऑल द वैल्यू लाइज। जीरो टू वन की असली परिभाषा, जब आप एक यूनिक प्रॉब्लम का यूनिक सोल्यूशन लाते हैं और वो सोल्यूशन दुनिया में कहीं नहीं था, तभी आप जीरो टू वन जाते हैं। अब एक जरूरी सवाल, क्या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो मौजूदा सिस्टम को थोड़ा बेहतर बनाता है, या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो सिस्टम को ही बदल देता है? स्कूल में हमें क्या सिखाया गया? स्कूल में हमें सिखाया गया, अच्छे मार्क्स लाओ, टॉप करो, फिर एक अच्छी जॉब लो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि तुम कुछ नया भी सोच सकते हो। पीटर थियल यही कहते हैं, हम बहुत सारी चीजों को कॉपी कर करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल नई दिशा में सोचते हैं। जीरो टू वन सोच के फायदे, भीड़ में नहीं चलना पड़ता, आप अकेले हो लेकिन एकदम आगे। कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि आपके जैसा कोई और नहीं है। असली वैल्यू और मुनाफा वहीं होता है जहां कुछ नया हो। एग्जाम्पल, गूगल ने सर्च का तरीका ही बदल दिया, Amazon ने रिटेल को डिजिटल कर दिया, फेसबुक ने सोशल कनेक्शन का तरीका ही बदल डाला। ये सब लोग जीरो से वन गए और अब अरबों डॉलर कमा रहे हैं। कैसे सोचें जीरो टू वन की तरह? वन, भीड़ से अलग सोचो। अगर सब कुछ वही कर रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। टू, कोर प्रॉब्लम को समझो। क्या दुनिया में कोई ऐसा मुद्दा है जिसका कोई अच्छा समाधान नहीं है? थ्री, टेक्नोलॉजी को केवल कोडिंग ना समझो। टेक्नोलॉजी का मतलब है नया समाधान, चाहे वो डिजिटल हो, मेडिकल हो या कोई सामाजिक इनोवेशन। फोर, फ्यूचर को बनाओ, उसका इंतजार मत करो। जीरो टू वन की सोच यही कहती है, क्रिएट द फ्यूचर।
एक एक्स्ट्रा उदाहरण, पेपैल। जब पीटर थियल और इलॉन मस्क ने पेपैल शुरू किया था तो लोग हंसते थे। ऑनलाइन पैसे भेजना, कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने 0 to 1 की सोच से सोचा और अब देखिए, पेपैल एक ग्लोबल लीडर है। इस भाग से सीख, हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस सब कर रहे हैं, लेकिन वही ज्यादा पैसा और इज्जत कमाता है जो वर्टिकल प्रोग्रेस करता है। 0 to 1 आसान नहीं है, लेकिन एक बार आप उसमें आ गए तो कंपटीशन लगभग खत्म हो जाता है। असली वैल्यू कॉपी करने में नहीं, बल्कि नया बनाने में है। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं 0 से 1 की दिशा में बढ़ रहा हूं, या मैं भी वही कर रहा हूं जो सब कर रहे हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ पाएं, तो समझिए आपकी सोच 0 to 1 वाली हो चुकी है। चैप्टर 2, पार्टी की तरह मत बनाओ कंपनी। पीटर थियल हमें 1999 के .com बबल की याद दिलाते हैं, जब इंटरनेट की शुरुआत में हर कोई अपनी वेबसाइट, स्टार्टअप और कंपनी शुरू कर रहा था। सबको लग रहा था कि इंटरनेट ही सब कुछ है और इसके नाम पर कुछ भी बेचा जा सकता है। लेकिन क्या हुआ? करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई। बिना प्रॉफिट वाले बिजनेस को भी ऊंचे वैल्यूएशन मिल गए। कंपनी के पास ना तो क्लियर प्रोडक्ट था, ना कस्टमर की जरूरतों की समझ, और फिर साल 2000 में बबल फूट गया और हजारों कंपनियां एक झटके में खत्म हो गईं। उस दौर की 4 सबसे बड़ी गलतियां। 1, मॉडल नहीं, सिर्फ मूड था। कंपनी एक पार्टी की तरह चल रही थी। सब मस्ती में थे, कोई ये नहीं सोच रहा था कि असल में पैसा कैसे आएगा। 2, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वाला माइंडसेट। यूजर्स बढ़ रहे हैं पर प्रॉफिट नहीं आ रहा, ये सब भूल गए थे। 3, कंपटीशन को नजरअंदाज करना। हर कंपनी को लगता था वो अलग है, जबकि वे सब एक जैसी थीं। 4, टेक्नोलॉजी को गलत समझना। लोगों ने सोचा कि इंटरनेट के नाम पर कुछ भी बिकेगा, बिना ये समझे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बज़वर्ड नहीं, एक सॉल्यूशन होना चाहिए। पीटर थियल की सलाह, कंपनी बनाना एक पार्टी नहीं है। ये एक गंभीर काम है जिसमें आपको असली वैल्यू देनी होती है, प्रॉफिट कमाना होता है और टिकाऊ बनना होता है। इस चैप्टर से क्या सीखें? ट्रेंड को फॉलो करने से बेहतर है खुद की सोच बनाओ। फैंसी नाम, फंडिंग और हाइप से कंपनी नहीं चलती, सॉलिड प्रोडक्ट और क्लियर स्ट्रैटेजी से चलती है। बिना प्रॉफिट के बिजनेस लंबा नहीं टिकता। खुद से सवाल पूछो, क्या मेरी कंपनी के पास साफ प्लान है या सिर्फ शोर है? क्या मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं या सिर्फ दिखावा? अगर आपने ये समझ लिया, तो आप एक ऐसे बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं जो 0 से 1 जाएगा, ना कि 0 से खत्म। चैप्टर 3, सभी खुशहाल कंपनियां एक जैसी होती हैं। पीटर थियल की सोच का एक जबरदस्त लाइन। सभी सफल कंपनियां एक खास वजह से सफल होती हैं, लेकिन असफल कंपनियां अलग-अलग वजहों से फेल होती हैं। सफल कंपनी का राज क्या है? एक सफल कंपनी वही होती है जो कुछ ऐसा ऑफर करती है जो कोई और नहीं करता, यानी वो मोनोपोली, एकाधिकार बनाती है। सफल कंपनियां कंपटीशन से दूर होती हैं, वो अपनी कैटेगरी में अकेली होती हैं और इसीलिए वो लंबे समय तक प्रॉफिट कमा सकती हैं। उदाहरण, गूगल इज इक्वल टे सर्च इंजन का किंग, फेसबुक इज इक्वल टे सोशल नेटवर्किंग का सिंहासन, माइक्रोसॉफ्ट इज इक्वल टे ऑफिस सॉफ्टवेयर में बेताज बादशाह। ये सब कंपनियां एक जैसे ही सफल हैं क्योंकि इन्होंने अपना खुद का एकाधिकार बनाया। असफल कंपनियां क्यों फेल होती हैं? वो दूसरों की नकल करती हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन में घुस जाती हैं, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, उनका कोई यूनिक वैल्यू नहीं होता। पीटर थियल कहते हैं, कंपटीशन में जाना ही सबसे बड़ा नुकसान है। लोग मोनोपोली से डरते क्यों हैं? क्योंकि समाज को लगता है कि मोनोपोली यानी किसी एक का पूरा कंट्रोल और ये बुरा है। लेकिन पीटर थियल का कहना है, मोनोपोली तब बुरा नहीं होता जब आपने मेहनत से वो पोजीशन बनाई हो और आप कस्टमर को बेहतर सेवा दे रहे हो। गूगल एक मोनोपोली है, लेकिन क्या वो हमें बुरा लग रहा है? नहीं, क्योंकि वो बेहतरीन सर्च रिजल्ट देता है फ्री में। बड़ी बात,
कंपटीशन में फंसी कंपनियां कम प्रॉफिट कमाती हैं, थक जाती हैं, सरवाइव करने की जद्दोजहद में रहती हैं। मोनोपोली कंपनियां आराम से ग्रो करती हैं, इनोवेशन करती हैं, फ्यूचर प्लान कर सकती हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज: कंपटीशन को मत फॉलो करो, अपना खुद का रास्ता बनाओ। खुद से पूछने लायक सवाल: क्या मेरी कंपनी ऐसी चीज बना रही है जो कोई और नहीं कर रहा? क्या मैं एक भीड़ में घुस रहा हूं या अपनी कैटेगरी बना रहा हूं? क्या मेरा प्रोडक्ट इतना यूनिक है कि लोग सिर्फ मुझसे खरीदना चाहें? अगर इन सवालों के जवाब हां में हैं, तो समझो तुम 0 से 1 की दिशा में बढ़ रहे हो। चैप्टर 4: कंपटीशन का धोखा। शुरुआत एक खतरनाक सच्चाई से। हमारा समाज हमें बचपन से सिखाता है, दूसरों से बेहतर बनो, टॉप करो, कंपटीशन में जीतो। लेकिन असल बिजनेस में यही चीज सबसे बड़ी गलती है। पीटर थील कहते हैं कि कंपटीशन एक ट्रैप है। कंपटीशन से क्या होता है? आप हर समय दूसरे से आगे निकलने की सोच में रहते हो। आप अपना असली विजन भूल जाते हो। आपकी एनर्जी बर्बाद होती है, इनोवेशन नहीं होता। स्कूल का कंपटीशन बनाम रियल लाइफ। स्कूल में सिखाया जाता है, टॉप करो, नंबर लाओ, दूसरों से बेहतर बनो। लेकिन असल जिंदगी में यह माइंडसेट आपको भीड़ में डाल देता है। पीटर थील कहते हैं, कंपटीशन में आप सिर्फ साबित करते हो कि आप दूसरों से बेहतर हो, लेकिन आप कभी कुछ नया नहीं बनाते। रेस में सब हारते हैं। मान लो आप एक नया रेस्टोरेंट खोलते हो, बर्गर बेचते हो। पास में 10 और बर्गर वाले हैं। अब सबने रेट कम कर दिए। अब प्रॉफिट कम हो गया, सर्वाइवल मुश्किल हो गया। यही है कंपटीशन की सच्चाई। सब एक दूसरे को काटते हैं और सब थक जाते हैं। थील की सोच: मोनोपोली वाला बिजनेस स्मार्ट होता है क्योंकि वो कंपटीशन से बचता है और अपना रास्ता खुद बनाता है। लेकिन लोग क्यों छिपाते हैं कि वो मोनोपोली है? क्योंकि सरकार और समाज मोनोपोली को बुरा समझते हैं। इसलिए कंपनियां खुद को कंपटीशन में दिखाने की एक्टिंग करती हैं। वहीं जो कंपनी असल में कंपटीशन में फंसी होती है, वो खुद को एकदम यूनिक बताने लगती है ताकि निवेशक उसे सीरियस लें। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख: कंपटीशन से बाहर निकलो। ऐसा बिजनेस बनाओ जो इतना यूनिक हो कि लोग सिर्फ तुम्हें चुने। खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ कंपटीशन में लगा हूं या कुछ अलग सोच रहा हूं? क्या मैं अपना खुद का नीश बना रहा हूं? क्या मेरा प्रोडक्ट इतना खास है कि उसकी कोई कॉपी ना कर सके? कंपटीशन में जीतना कोई जीत नहीं है। कंपटीशन से बाहर निकल जाना, यही असली जीत है। चैप्टर 5: आगे की योजना बनाओ। शुरुआत एक गहरी बात से। भविष्य उन्हीं का होता है जो आज उसके लिए योजना बनाते हैं। पीटर थील कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। वो जो मानते हैं कि सब कुछ संयोग से होता है, इसलिए बस जो सामने आए करते जाओ। और वो जो मानते हैं कि भविष्य को बनाया जा सकता है योजना, सोच और एक्शन से। रैंडम सोच बनाम प्लानिंग माइंडसेट। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजनेस करना एक तरह का जुआ है। देखते हैं क्या चलता है, कोशिश करते हैं। लेकिन थील कहते हैं विजेता ऐसे नहीं सोचते। जो लोग मानते हैं कि फ्यूचर अनप्लान्ड है, वो बस दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते हैं। लास्ट मूवर एडवांटेज क्या है? पीटर थील कहते हैं, फर्स्ट मूवर होने से ज्यादा जरूरी है लास्ट मूवर बनना। मतलब, पहले आने से फायदों से ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन जो कंपनी सबसे आखिर में आती है और लंबे समय तक टिकती है, वो असली मोनोपोली बनती है। उदाहरण, गूगल सर्च इंजन का पहला नहीं था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बनकर टिका। फेसबुक सोशल नेटवर्क का पहला नहीं था, लेकिन आज तक डोमिनेट कर रहा है। तो कंपनी बनाते समय क्या सोचना चाहिए? पीटर थील के मुताबिक एक मजबूत बिजनेस के लिए चाहिए प्रॉपर प्लान। आज से 10 साल बाद कंपनी कहां होगी, इसका क्लियर आइडिया। प्रोटेक्टेड मोनोपोली। ऐसा कुछ बनाओ जिसे कॉपी करना मुश्किल हो। स्लो लेकिन स्ट्रांग बिल्डिंग। जल्दी फेमस बनने से बेहतर है धीरे धीरे टिकाऊ बिजनेस बनाना। इस चैप्टर की मेन बात: ग्रेट बिजनेसेस डोंट जस्ट हैपन, दे आर बिल्ट विद अ क्लियर लॉन्ग टर्म प्लान। यानी बड़ा सोचो, धीरे चलो और लंबी रेस का घोड़ा बनो। खुद से पूछो, क्या मेरी कंपनी की 10 साल की योजना है? क्या मैं सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहा हूं या असली नींव रख रहा हूं?
क्या मेरा बिजनेस आज से सालों बाद भी प्रॉफिट कमा पाएगा? अगर आप फ्यूचर पर भरोसा रखते हैं, तो सिर्फ काम मत करो, दूर की सोच के साथ योजना बनाओ। चैप्टर 6। हर बड़ा बिजनेस एक गुप्त राज से शुरू होता है। पीटर थील की सबसे रहस्यमयी सोच। हर बड़ा इनोवेशन, हर सफल कंपनी किसी एक ऐसे राज पर बनी होती है जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं पहचाना। क्या होता है ये सीक्रेट? थील का मानना है कि इस दुनिया में दो तरह के फैक्ट्स होते हैं। वन, इजी फैक्ट्स, जो सबको पता है, जैसे कि इंटरनेट फ्यूचर है, एआई बड़ी चीज है, ये सबको पता है। टू, सीक्रेट्स, जो अभी किसी को नहीं पता या कोई सोच ही नहीं रहा, और वहीं से बनते हैं सफल बिजनेस। बड़ा बिजनेस इज इक्वल छुपा हुआ राज प्लस हल। पीटर थील कहते हैं, अगर आप एक ऐसी चीज जानते हो जो बाकी दुनिया को नहीं पता और आप उस पर एक बिजनेस बना सकते हो, तो आप जिंदगी में 0 से 1 चले जाओगे। उदाहरण समझो, गूगल ने सर्च को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक गुप्त एल्गोरिदम की तरह समझा और वही उसका राज था। फेसबुक ने समझा कि लोगों को डिजिटल तरीके से कनेक्ट होने की जरूरत है, जब बाकी लोग सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस कर रहे थे। एयरबीएनबी ने देखा कि लोग अजनबियों को अपना घर किराए पर देने को तैयार हैं, जब सबको यह पागलपन लगता था। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? वो मानते हैं कि दुनिया में अब कोई सीक्रेट बचा ही नहीं, सब कुछ सामने है, सब कुछ डिस्कवर हो चुका है। थील कहता है, यही सबसे बड़ी हार है, जब इंसान मान ले कि अब सोचने को कुछ नहीं बचा। इस चैप्टर की असली सीख, आपका अगला स्टार्टअप एक ऐसे सच पर आधारित होना चाहिए जो दुनिया को नहीं पता लेकिन आपको दिख रहा है। खुद से पूछो, 1, क्या मैंने कभी ऐसा कोई सच देखा है जो सबकी नजरों के सामने है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा? 2, क्या मेरी सोच भीड़ से अलग है? 3, क्या मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं जो लोगों की छुपी जरूरत को हल करे? Bonjour quote by Thiel. Great companies are built on secrets. Discover one and you're already ahead of the world. मोनोपोली बनाने का पहला कदम है एक ऐसा राज पकड़ना जिसे कोई और नहीं देख पा रहा। चैप्टर 7। फाउंडेशन सही हो तो सब सही चलता है। शुरुआत एक पक्की बात से। अगर बिजनेस की नींव ही गलत रखी गई है, तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, इमारत कभी ऊपर तक नहीं जाएगी। पीटर थियल इस चैप्टर में बताता है कि एक कंपनी की शुरुआत में लिए गए फैसले उसकी पूरी जिंदगी तय कर देते हैं। बिजनेस की नींव में कौन कौन सी चीजें आती हैं? 1, को फाउंडर्स कौन है? 2, इक्विटी कैसे बटी है? 3, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? 4, लंबे समय का कमिटमेंट है या नहीं? अगर इनमें से कोई चीज भी गड़बड़ है, तो बाद में कंपनी लाखों कमाकर भी बिखर सकती है। को फाउंडर ट्रैप। दोस्ती बनाम प्रोफेशनल प्लान। बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के साथ स्टार्टअप शुरू करते हैं बिना रोल्स या जिम्मेदारियां क्लियर किए। हम दोनों 50-50 के पार्टनर हैं, लेकिन बाद में झगड़े इन्हीं बातों पर होते हैं। पीटर थियल कहता है, दोस्ती में बराबरी अच्छी है, लेकिन बिजनेस में स्पष्टता और लीडरशिप जरूरी है। इक्विटी किसे, कितना, क्यों? अगर शुरुआत में इक्विटी गलत बांटी गई, जैसे किसी ने सिर्फ 2 हफ्ते मदद की और 20% ले गया, या को फाउंडर को जितना काम कर रहा है उससे ज्यादा मिल गया, तो ये आगे चलकर बहुत बड़ा झगड़ा बन सकता है। इक्विटी बंटवारा सिर्फ दोस्ती के नाम पर नहीं, कंपनी के हित में होना चाहिए। कंपनी की ओनरशिप वर्सेस ऑपरेशन। फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच रोल्स क्लियर होने चाहिए। कौन डे टू डे डिसीजंस लेगा, कौन सिर्फ पैसे लगाएगा? क्या सब लोग लंबे समय तक जुड़ने वाले हैं?
पीटर थियल कहता है, अगर फाउंडेशन में ही कंफ्यूजन है तो ऊपर सक्सेस की इमारत टिकेगी ही नहीं। थियल की गोल्डन एडवाइस: एक, सही टीम बनाओ जो विजन शेयर करे। दो, रोल्स क्लियर रखो, एम्बिग्विटी फ्यूचर में तबाही बनती है। तीन, इक्विटी सोच समझ कर दो, आज का लालच कल का नुकसान हो सकता है। खुद से पूछो, क्या मेरी टीम में सबका काम साफ साफ लिखा हुआ है? चैप्टर 8, सेल्स एक साइकोलॉजी है, सिर्फ स्किल नहीं। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट भी बिकेगा नहीं अगर कोई उसे बेचने वाला नहीं है। पीटर थील कहता है, हम सोचते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट खुद बोलेगा, लेकिन असलियत यह है, अगर लोग उसके बारे में सुनेंगे ही नहीं तो वो खरीदेंगे कैसे? सबसे बड़ी गलतफहमी, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि उसे मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। थील कहता है, यह सबसे बड़ा झूठ है जो एक फाउंडर खुद को बोलता है। सेल्स हर जगह है, लेकिन छुपकर। पीटर थील समझाता है कि सेल्स हर रोज हमारे आसपास होता है, लेकिन अच्छे सेल्स पर्सन कभी सेल्स पर्सन की तरह नहीं दिखते। वो आपको प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो एक कहानी सुनाते हैं, एक भरोसा देते हैं। सेल्स पर्सन ऐसा दिखता है मानो वो कुछ नहीं बेच रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी सेल्स टेक्निक है। थील का सेल्स का स्ट्रक्चर: पीटर थील सेल्स को 5 लेवल में बांटते हैं। नंबर, कॉम्प्लेक्स सेल्स, बड़े बड़े डील्स, जैसे सॉफ्टवेयर को करोड़ों की डील में किसी बड़ी कंपनी को बेचना। यहां रिलेशनशिप और ट्रस्ट सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। डब्बा, पर्सनल सेल्स, स्टार्टअप फाउंडर खुद जाकर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे पेपैल के शुरुआती दिन। थर्न, मार्केटिंग, लार्ज ऑडियंस तक पहुंचने की कला, मास में ब्रांड अवेयरनेस बनाना। 4, एडवर्टाइजिंग, पेड तरीके से ध्यान खींचना। पर थील कहता है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो एड्स कम चलेंगी, वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा चलेगा। 5, वायरल सेल्स, जब प्रोडक्ट खुद अपनी मार्केटिंग बन जाए, जैसे फेसबुक, ड्रॉपबॉक्स, इंस्टाग्राम। एक बात याद रखो, सेल्स तभी सफल होती है जब आप सामने वाले की जरूरत को उससे भी बेहतर समझते हैं। थील कहता है, लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो फीलिंग्स, भरोसा और भरोसेमंद इंसान खरीदते हैं। इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर फाउंडर्स: 1, अगर आप सेल्स को हल्के में ले रहे हैं तो बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। 2, अगर आप सोचते हैं मुझे बेचना नहीं आता, तो सीखिए, क्योंकि यही ग्रोथ की असली चाबी है। 3, याद रखो, जो बेच नहीं सकता वो बनाकर भी हार जाएगा। खुद से पूछो, क्या मेरा प्रोडक्ट लोगों की जरूरत और भावनाओं को समझाता है? क्या चैप्टर 9, मोनोपोली, बनाओ या मिट जाओ। थील की सबसे बोल्ड बात: कैपिटलिज्म का असली मकसद है मोनोपोली बनाना, ना कि कंपटीशन में फंसना। सब कुछ उल्टा सिखाया गया है। स्कूल और सोसाइटी में हमें यह सिखाया जाता है, हेल्दी कंपटीशन जरूरी है, मार्केट में सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। बट पीटर थील उल्टा कहता है, जो एंटरप्रेन्योर कंपटीशन में फंसा है वो दिन रात बस सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली। कंपटीशन एमआईटी नोपोली, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट ज्यादा। प्राइस वॉर होता है, सेंट्रली कंट्रोल आपके हाथ में, रोज कस्टमर्स छिनते हैं, रहते हैं, हर दिन लड़ाई, हर दिन ग्रोथ। मोनोपोली मतलब क्या? मोनोपोली का मतलब ऐसा बिजनेस जो इतना अलग हो कि कोई भी आसानी से कॉपी या कॉम्पीट ना कर सके। मोनोपोली मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं। मोनोपोली बनाने के 4 रास्ते: 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, जैसे गूगल का सर्च एल्गोरिथम या टेस्ला का बैटरी टेक। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी गैप होगा उतना गहरा मोट होगा। 2, नेटवर्क इफेक्ट्स, जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक। जितने ज्यादा लोग जोड़ो उतना प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है। 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जितना बड़ा होगे उतना सस्ता और फायदेमंद बिजनेस बनेगा। 4, ब्रांड पावर,
जैसे एप्पल, नाइकी या कोका कोला, सिर्फ नाम ही बिकता है। क्यों कंपटीशन बर्बादी है? थील साफ बोलता है, कंपटीशन तुम्हें एवरेज बनाता है, मोनोपोली तुम्हें एक्सेप्शनल बनाता है। जब आप दूसरों से लड़ रहे हो तो खुद को ग्रो करने का टाइम नहीं मिलता। जब आप दूसरों से अलग हो तो आप एक पूरी नई दुनिया बना सकते हो। मोनोपोली बनने के लिए 3 जरूरी सवाल। 1, क्या मैं किसी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं जिसे कोई और नहीं कर रहा? 2, क्या मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता? 3, क्या मैं इतना फोकस कर सकता हूं कि धीरे धीरे एक पूरा मार्केट मेरा हो जाए? बॉटम लाइन, डोंट बी द बेस्ट इन अ क्राउडेड मार्केट, बी द ओनली वन इन अ न्यू मार्केट। या यूं कहो, मोनोपोली बनाओ वरना मिट जाओ। चैप्टर 10, टीम ऐसी बनाओ जैसे माफिया। टील का साफ मैसेज, अ ग्रेट कंपनी इज बिल्ट ऑन अ ग्रेट टीम, और वो टीम सिर्फ स्किल्स से नहीं, कल्चर से बनती है। माफिया मतलब क्या? यह माफिया का मतलब है एक ऐसी टीम जो एक दूसरे के लिए 100% कमिटेड हो, जैसे पेपैल माफिया थी, इलॉन मस्क, पीटर थिल, रीड हॉफमैन जैसे लोग। उनकी टीम में इतना ट्रस्ट था कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्री हिला दी। स्ट्रॉन्ग कल्चर के 3 पिलर्स। 1, शेयर्ड मिशन, हर इंसान को एक ही विजन में बिलीव करना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, टीम सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं, वो एक फैमिली मेंटालिटी के साथ काम करे। 3, सिलेक्टिव हायरिंग, हर आदमी को सोच समझकर पैशन के साथ हायर करो। सिर्फ रिज्यूमे नहीं देखो, देखो कि क्या वो इंसान लड़ाई में साथ देगा या नहीं। मिस्टेक्स जो स्टार्टअप्स करते हैं, जल्दी हायरिंग करके टीम भर लेते हैं। लोग सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, मिशन के लिए नहीं। तील कहता है, अगर शुरुआत में गलत लोग आ गए तो कल्चर कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। स्ट्रांग कंपनी बनती है स्ट्रांग कल्चर से, और वो कल्चर माफिया माइंडसेट से आता है। चैप्टर 11, सिर्फ बनाना काफी नहीं, बेचना भी आना चाहिए। सबसे बड़ा भ्रम, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद आ जाएंगे। पीटर थियल कहता है, ऐसा सोचना सबसे खतरनाक गलती है जो कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। असली सच क्या है? दुनिया में हजारों शानदार प्रोडक्ट्स हैं जो कभी मार्केट में छा नहीं पाए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला वो मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द प्रोडक्ट इटसेल्फ। प्रोडक्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स सक्सेस। थियल कहता है, ग्रेट प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन साथ में ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी बनाओ। जो सिर्फ बनाता है और बेच नहीं पाता, वो इवेंचुअली बंद हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के 3 तरीके। 1, सेल्स, कॉम्प्लेक्स या पर्सनल, हाई टच डील्स जैसे एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स। 2, मार्केटिंग, अवेयरनेस फैलाना, कंटेंट, सोशल मीडिया, एसईओ। 3, वायरल लूप्स, यूजर्स ही यूजर्स को लाएं, जैसे व्हाट्सएप, ड्रॉपबॉक्स। इंपॉर्टेंट इनसाइट, स्टार्टअप्स फेल बिकॉज दे इग्नोर डिस्ट्रीब्यूशन, विनर्स थिंक ऑफ सेल्स फ्रॉम डे 1। चैप्टर 12, इंसान और मशीन साथ चलेंगे, नहीं तो कोई पीछे छूट जाएगा। पीटर थील का बड़ा सवाल, क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी, या फिर क्या इंसान और मशीन साथ मिलकर और ज्यादा कमाल कर सकते हैं? आम सोच, मशीनें इंसानों को रिप्लेस करेंगी। लोग डरते हैं कि एआई, रोबोट्स और सॉफ्टवेयर सब कुछ संभाल लेंगे, नौकरियां चली जाएंगी, इंसान बेकार हो जाएगा। लेकिन थील कहता है, यह सोच गलत है। असली शक्ति है इंसान प्लस मशीन की टीम में। इंसान प्लस मशीन इवल सुपर पावर। पीटर थील समझाता है कि कंप्यूटर गति, स्पीड और डेटा प्रोसेसिंग में तेज है, लेकिन इंसान के पास है क्रिएटिविटी, जजमेंट और इंट्यूशन। बेस्ट रिजल्ट्स तब आते हैं जब दोनों साथ काम करते हैं। उदाहरण, पेपैल में फ्रॉड डिटेक्शन। शुरुआत में सिर्फ मशीनें करती थीं, लेकिन कई गलती करती थीं। फिर इंसान और मशीन ने मिलकर सिस्टम बनाया, एक्यूरेसी बढ़ गई। चेस वर्ल्ड, इंसान बनाम कंप्यूटर नहीं,
अब तो सेंटोर टीम्स हैं। इंसान प्लस कंप्यूटर मिलकर खेलते हैं और अनबीटेबल हो जाते हैं। मशीनें हमारे दुश्मन नहीं हैं। टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए है, न कि हमारी जगह लेने के लिए। जो लोग मशीन्स को डर की तरह देखते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। चैप्टर 13, क्लीन टेक की हार से क्या सीखा जाए? सबक, एक फेल हुए ट्रेंड से। पीटर थील इस चैप्टर में 2000-2010 के क्लीन टेक बूम की बात करता है, जहां हजारों स्टार्टअप्स ने एनवायरनमेंट को बचाने के नाम पर बिजनेस शुरू किया, लेकिन उनमें से ज्यादातर बुरी तरह फेल हो गए। क्यों फेल हुए क्लीन टेक स्टार्टअप्स? थील साफ साफ 7 बड़ी गलतियां गिनाता है। दोसा, इंजीनियरिंग की जगह पॉलिटिक्स पर ध्यान। ज्यादातर स्टार्टअप्स ने सोचा सरकार सब्सिडीज देगी, हम जीतेंगे। लेकिन अच्छी कंपनी टेक्नोलॉजी पर बनती है, राजनीति पर नहीं। 200, जीरो डिफरेंशिएशन। सभी सोलर पैनल कंपनीज एक जैसी थीं, कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब आप अलग नहीं दिखते तो आप टिकते नहीं। 200, बैड टाइमिंग। टेक बहुत महंगी थी और मार्केट रेडी नहीं था। बिना मार्केट के कोई इन्वेंशन काम नहीं आता। 200, नो सीक्रेट्स। सब कुछ कॉमन था, कोई सीक्रेट इंसाइट नहीं जो दूसरों को नहीं दिखे। 5, टीम वीक थी। पैशन तो था लेकिन एग्जीक्यूशन पावर नहीं थी। स्ट्रॉन्ग मिशन होना अच्छा है, लेकिन स्मार्ट एग्जीक्यूशन टीम उससे भी जरूरी है। 200, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी गायब। इन्होंने सोचा हम बना लेंगे, लोग खुद आ जाएंगे। लेकिन थील पहले ही बता चुका, डिस्ट्रीब्यूशन इज किंग। 27, मनी जल्दी जलाया। बहुत सी कंपनीज ने पैसे पानी की तरह बहाए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। 2 थील का मेन पॉइंट, मिशन बहुत अच्छा था, एनवायरमेंट बचाना, लेकिन मिशन के साथ सही स्ट्रैटेजी नहीं थी। फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को सीख, किसी भी ट्रेंड को देखकर जंप मत करो। अपने आप से पूछो, क्या मैं ऐसी चीज बना रहा हूं जो दूसरों से सच में अलग है? क्या मार्केट इसके लिए तैयार है? क्या मैं इसे वर्ल्ड क्लास तरीके से बेच सकता हूं? चैप्टर 14, द फाउंडर्स पैराडॉक्स। संस्थापक भगवान या खतरनाक पागल? टीएल का सवाल, क्या एक फाउंडर को नॉर्मल इंसान होना चाहिए या थोड़ा अलग, थोड़ा पागल? टीएल कहता है, सभी महान कंपनियां उन लोगों ने बनाई हैं जो नॉर्मल नहीं थे। 2 एक्सट्रीम इमेजेस होती हैं फाउंडर्स की। 1, सुपर हीरो, विजनरी, जीनियस, दुनिया बदलने वाला, जैसे स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग। 2, विलन, एरोगेंट, कंट्रोल फ्रीक, ऑब्सेसिव, डेंजरस। और सच यह है कि एक फाउंडर में दोनों चीजें होती हैं। टीएल की बात, ग्रेट फाउंडर्स हमेशा अलग सोचते हैं, इसलिए वो आइदर बहुत ऊपर जाते हैं या बहुत बुरी तरह गिरते हैं। फाउंडर की पावर कहां से आती है? स्ट्रॉन्ग बिलीफ से, अलग सोच से, रूल्स तोड़ने की हिम्मत से और दुनिया को बदलने के जिद से। वो ऑर्डिनरी नहीं होते और यही उनकी ताकत है। पर खतरा भी है। ईगो अगर कंट्रोल में न रहे तो सब कुछ तबाह कर देता है। इसलिए जरूरी है विजन और ह्यूमिलिटी का बैलेंस। दोस्तों, ये थी पीटर थियल की किताब 0 to 1 की पूरी कहानी। एक ऐसा सफर जो हमें सिखाता है कि अगर हमें सच में दुनिया बदलनी है तो हमें सिर्फ कुछ नया नहीं, कुछ अनदेखा और अनसुना बनाना पड़ेगा। सक्सेस की असली कुंजी है वो सवाल पूछना जो कोई नहीं पूछता, वो रास्ता चुनना जो कोई नहीं चला, और 0 से 1 की छलांग लगाना जहां कोई कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ क्रिएशन होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग हिस्सा कौन सा लगा, और ऐसे ही गहरी किताबों की पूरी जर्नी सुनने के लिए अभी बुक से बात को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसी किताबों को हिंदी में सुनने लायक बनाते हैं, ताकि हर सोचने वाला इंसान एक नया कदम उठा सके। 0 से 1 की ओर आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।